नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी पराशर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें देश की तमाम एजेंसीज, चाहे वो आईबी थी, सीआईए थी, रॉ थी, सारी एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिर भी कुछ सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाए। आज इस केस को 30 साल हो चुके हैं। 17 दिसंबर 1995 का ये इंसिडेंट है और आज 17 दिसंबर 2025 एग्जैक्ट 30 साल जो हैं आज इस केस को हो चुके हैं, लेकिन हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं कि मास्टरमाइंड कौन था इस आर्म्स ड्रॉप केस का। क्या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है क्या इस केस का, या फिर सच जो है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी सामने आई थी और एग्जैक्टली क्या था इस पूरे केस के बिहाइंड, किसने क्या किया था, कौन मास्टरमाइंड था और हुआ क्यों था, ये इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है। तो चलो आज हम बात करते हैं इस केस के बारे में डिटेल में। अब हम इसको जानने का ट्राई करते हैं। पुरुलिया जो है एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। इस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में होता क्या है कि 17 दिसंबर 1995 को, और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के भी इस वाले पोर्शन में ये जो कुछ गांव हैं, इनमें 3-4 जो गांव हैं उनमें एक एयरक्राफ्ट जो है, फॉरेन एयरक्राफ्ट एंट्री करता है। नाम था एंटोनोव AN-26। ये एक USSR प्रोड्यूस्ड और लैटविया रजिस्टर्ड एक एयरक्राफ्ट था, और ये कोई साधारण नहीं बल्कि सिविलियन प्लस मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट था ये। तो होता क्या है कि ये इंडियन बाउंड्री में, इंडियन टेरिटरी में विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस के एंटर करता है, विदाउट परमिशन के एंटर करता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 17 दिसंबर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 17 दिसंबर 1995 का ये इंसिडेंट है। मिडनाइट में जब तमाम लोग सो रहे थे, ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे आता है और बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस जो है ये ड्रॉप कर देता है यहाँ पे। लोग सवेरे जब अपने खेतों में जाते हैं तो वहां पे इन बड़े बड़े बॉक्सेस को पाते हैं। वो देखते हैं, उनको देख के लगता है कि शायद ये डिजास्टर रिलीफ के लिए कुछ सामान भेजा गया होगा, जैसे कपड़ा, खाना या कुछ इस तरह का कोई तो मटेरियल होगा। लेकिन जैसे ही ये डब्बे खोले जाते हैं तो इसमें ना खाना था ना कपड़े थे, इसमें थे हथियार। लगभग 4 टन हथियार, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग हथियार थे। इसमें AK-47 असोल्ट राइफल्स थी, रॉकेट ग्रेनेड लॉन्चर्स थे, नाइट विजन बाइनोकुलर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन था, पिस्टल्स थी, और बहुत इसी तरह के अलग अलग हथियार इसमें थे। जैसे मैंने आपको बताया 4 टन जो है वेपन्स इसके अंदर थे। अब जैसे ही लोग इनको देखते हैं, अफरा तफरी में जिसको भी जो भी मिलता है वो उठाता है और अपने अपने घरों में जाके छुपा लेते हैं इन हथियारों को। उनको समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं, क्या करना है, क्यों आए हैं, किसने भेजे हैं, कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ अपना हथियार कलेक्ट किए और जिसको जो मिला ले जाके अपने घरों में छुपा दिए। अब इस इंसिडेंट की सूचना जो है अथॉरिटीज को भी लगती है,
और जैसे ही अथॉरिटीज को पता चलता है, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अलर्ट हो जाती है। मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और ज़्यादातर आर्म्स जो होते हैं वो रिकवर कर लिए जाते हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट था, जो हमने बात की कि है ना, तो ये जो एयरक्राफ्ट था ये जा चुका था। अब हर कोई हक्का बक्का, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। इतने सारे हथियार किस लिए आए हैं, किसने भेजे हैं, क्या ही मकसद रहा होगा। और इंडियन टेरिटरी में कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट आता है तो रडार सिस्टम का क्या हुआ? इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे? हमारी एजेंसीज को पता कैसे नहीं चला? ये सारे क्वेश्चंस थे। किसी ने नोटिस ही नहीं किया, नो एटीसी सिस्टम। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। अब जो है उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में जो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट विंग की सरकार थी। ये थे सीएम ज्योति बासु। अब इन तक बात पहुंचती है अथॉरिटीज को बोला जाता है कि जाके इन्वेस्टिगेशन करो कि कहाँ से हथियार आए हैं, कहाँ से वो एयरक्राफ्ट था, किसने भेजा था और ये हथियार किस लिए हैं। तमाम एजेंसीज जो है काम पे लगा दी जाती हैं। आईबी, रॉ, सीबीआई, तमाम एजेंसीज और लोकल पुलिस तो रह जाती है, स्टेट पुलिस तो इसमें लगी हुई थी। ठीक है, तो ये एजेंसीज पता करती हैं, ट्राई करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। लोगों को अरेस्ट किया जाता है, घरों से हथियार जिनके बरामद हुए थे उनसे पूछा जाता है, हर तरीके से ट्राई करते हैं, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ ये कि खेतों में जो है एक एयरक्राफ्ट के द्वारा हथियार जो हैं वो ड्रॉप किए गए हैं, क्योंकि खेतों में था, गाड़ी के आने जाने की कोई न निशान थे ना कुछ और। तो ये बहुत क्लियर था कि कोई एयरक्राफ्ट ही आया है जिसने जो ये है हथियार ड्रॉप किए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम करती हैं और वो एक ट्राई करते हैं ट्रेस करने का, ट्रेस बैक करती हैं कि एग्जैक्टली आया कहाँ से था ये एयरक्राफ्ट। तो पता लगता है कि ये एयरक्राफ्ट कराची से आया था और वाराणसी में रुका था। यहाँ पे उसने रिफ्यूलिंग की थी, फ्यूल भरवाया, 5-7 घंटे का उसने रेस्ट लिया, यहाँ पे स्टे किया और उसके बाद जो है मिडनाइट में वेस्ट बंगाल के अंदर, पुरुलिया के अंदर जो है ये आर्म्स जो हैं, वेपन जो हैं ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अब होता क्या है, ये हुआ था 17 दिसंबर 1995 को। और जो ये एयरक्राफ्ट था यहाँ पे वेपन ड्रॉप करने के बाद वो पहुंच गया था फुकेट, थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड से अब 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1995 ये एयरक्राफ्ट वापस यहाँ से उड़ता है और आता है चेन्नई। अब तक किसी को कोई भनक नहीं है कि ये यहाँ पे है, थाईलैंड में है। लेकिन जैसे ये चेन्नई में लैंड करता है, यहाँ पे भी ये रिफ्यूलिंग के लिए ही फ्यूल उसको चाहिए था। यहाँ पे ये फ्यूल भरता है और फिर से जो है फ्लाई करता है कराची के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये फ्यूल भरता है तो एजेंसीज ऑलरेडी अलर्ट पे थी, तो पता लगता है कि बिना क्लियरेंस के कोई तो एयरक्राफ्ट है जो हवा में उड़ा है। फिर MiG-21 जो है इंडियन एयरफोर्स के, इस एयरक्राफ्ट के पीछे भेजे जाते हैं, इसको इंटरसेप्ट किया जाता है और फोर्सफुली इसको मुंबई में उतारा जाता है। मुंबई में इस एयरक्राफ्ट को उतारा जाता है और यहाँ से जो है गिरफ्तारी होती है कुछ लोगों की,
इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है एक्चुअली। तो इसमें सबसे पहला नाम था इनका, हु इज ही इज पीटर ब्लिच। पीटर ब्लिच इज हिज नेम। ब्रिटिश सिटीजन है, एक्स एयर स्पेशल एयर सर्विसेज ऑपरेटिव रहा है और यहाँ से रिजाइन देके इसने आर्म डीलिंग स्टार्ट कर दी थी। ये है इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। एक इंसान ये मिलता है। हालांकि जब ये एयरक्राफ्ट मुंबई लैंड करता है, फॉरेन एयरक्राफ्ट मुंबई लैंड करता है, उस टाइम भी एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे वेपन्स थे, जिसमें कि AK-47 राइफल्स भी थी। तो उस टाइम पे भी एयरक्राफ्ट से वो हथियार बरामद किए गए, साथ में इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके साथ साथ जो है लेटवियन क्रू, 5 मेंबर के क्रू थी, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो टोटल 6 गिरफ्तारियां जो की जाती हैं। 6 अरेस्ट वर मेड, जिसमें एक ब्रिटिश और 6 लेथवियन क्रू थे, मेंबर्स थे। अब इनको लेके आया जाता है, इनसे पूछा जाता है कि क्या स्टोरी है, सुनाओ, कौन हो, कहाँ से आए हो, वेपन्स ड्रॉप क्यों किए हैं, ये सब चीजें इनसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत की जाती है पीटर साहब से। ये बोलते हैं कि मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप बात करें किम डेवी से। ये बोलते हैं आपको बात करनी पड़ेगी किम डेवी से। अब ऑफिसर्स पूछते हैं किम डेवी कहाँ पे है, बुलाओ किम डेवी को। ऑफिसर्स को लगता है कि इन्हीं 6 मेंबर्स में से कोई किम डेवी है, लेकिन ऐसा नहीं था। किम डेवी एक 7वां इंसान था जो इस एयरक्राफ्ट में था, लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को चकमा देके यहां से भाग जाता है। तमाम IB ऑफिसर्स, रॉ एजेंट्स हमारे मुंबई एयरपोर्ट पे होते हैं और उनके होते हुए किम डेवी जो है उनको चकमा देके वहां से भाग जाता है। ये बहुत शॉकिंग था उस टाइम पे। कितनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी कोई एक इंसान ऐसे कैसे निकल के जा सकता है। एक थ्योरी ये आती है कि किम डेवी कैसे निकला था। वो ऐसे निकला था कि जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वहां पे, वो इस बारे में अवेयर ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इन्होंने लैंड किया है, उन्होंने उससे फाइन चार्ज किया कि आपने यहाँ पे लैंड किया, फाइन पे कीजिए। किम लेवी ऑफिसर्स के साथ जाता है टर्मिनल पे, टर्मिनल गेट पे। वहां पे फाइन पे करने के बहाने हाँ बोल देता वो, हाँ मैं फाइन पे कर दूंगा, और वहां से फाइन पे करता और गायब हो जाता है। ऑफिसर्स के हाथ लगते हैं सिर्फ 6 लोग, एक ये और 5 ये मेंबर क्रू। उसके बाद बहुत किरकिरी होती है ऑफिसर्स की, लेकिन एनी हाउ ये सिलसिला चलता है। 1995 की बात थी ये। 1995 में ये हुआ था दिसंबर में। 96 में जो है कन्विक्ट किया जाता है। इन सबको दी जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 ईयर्स। उस टाइम पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स की होती थी। अभी तो जो है अलग हो गया। अभी तो आपको जो है जज को जो है जो भी सजा सुना रहा है उसमें आपको मेंशन करना होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो वो
कि आप ताउम्र जेल में रहेंगे, या अगर आप कुछ ईयर्स अगर मेंशन कर देते हैं 14, 10, 20, तो वो उतने ईयर्स के लिए जो है जेल में रहेंगे। ओके, तो इनको सजा सुनाई जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किम डेवी जो है वो गायब हो चुके थे। किम डेवी जो है वो गायब हो चुके थे। इनके खिलाफ जो है इंटरपोल रेड नोटिस जो है वो निकाल दिया गया था। ये मिल ही नहीं रहे थे किसी को, हवा हवाई हो चुके थे। अब बात आती है कि इनका क्या रहा। 1996 में जो है इनको इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन होता क्या है कि जो भी ये लेटवियन क्रू थी, 5 मेंबर थे, पांचों मेंबर जो हैं वो रशियन सिटीजनशिप ले लेते हैं, रसिया के नागरिक ये बन जाते हैं, और फिर इनको पार्डन कर दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1996 में जो है ये जो क्रू थी लैटवियन क्रू, पांचों मेंबर जो रसिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं, और इनको हमारे देन प्रेसिडेंट KR नारायण 2000 के अंदर ही पार्डन देके रिलीज कर देते हैं। तो ये पांचों मेंबर फ्री हो जाते हैं, दे आर टेकन बैक टू देयर कंट्रीज। अब बचता है पीटर ब्लिच। पीटर ब्लिच को 2004 में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जेल में, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको पार्डन दे दी जाती है 2004 में, केवल 8 साल के बाद ही। और इनको पार्डन जो दी थी वो दी थी APJ अब्दुल कलाम साहब ने 2004 में। अब क्वेश्चन तो ज्यों का त्यों था, ना व्हाइट पेपर रिलीज हो रहा है, ना लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। चुपचाप ठंडे बस्ते में जाने के लिए इस केस को रख दिया जाता है। 95 में ये चीज हुई थी, 95 में जो है ये चीज हुई थी, और 2004 आते आते 4 नहीं, बेसिकली 6 लोग जो अरेस्ट किए गए थे वो रिलीज हो चुके थे। नाउ नोबडी इज टू ब्लेम। अब क्या किया जाए, ये भाई साहब हो गए। अब आते हैं किम डेवी पे। किम डेवी वही, ये एक डेनिश सिटीजन था जो कि गायब हो गया था एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से। रियल नेम इसका नेल सोलेक है। एयरपोर्ट से ये गायब हो गए थे। इंटरपोल में इनका रेड नोटिस जारी कर दिया गया था। फिर ये भाई साहब 1995 के बाद 2007 में ट्रेस होते हैं, और कहानी ये भी सुनाई जाती है कि इन्होंने पीटर ब्लीच को भी बोला कि तुम मेरे साथ चलो, हम गायब हो जाएंगे। पीटर ब्लीच ने बोला कि नहीं, मैं निकल जाऊंगा, तुम जाओ। तो ये भाई साहब 2007 में ट्रेस किए जाते हैं डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क में 2007 में इनको ट्रेस किया जाता है। जैसे इनको ट्रेस किया जाता है, हमें सूचना मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट 2008 में जो है डेनिश गवर्नमेंट के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्राई करती हैं किम डेवी का। डेनमार्क गवर्नमेंट भी रेडी हो जाती है। तो
ट्राई की जाती हैं चीज़ें कि कैसे ये पॉसिबल हो, कैसे इनको यहाँ पे लाया जाए, कन्विक्ट किया जाए और इनसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। क्योंकि पीटर पीटर ने भी बोल दिया था, क्रू ने बोल दिया था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें तो ये बोला गया था, क्रू का जो बोलना था, क्रू ने बोला था कि हमें एज़ सच नहीं पता है कुछ भी। हमें बोला गया था कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है क्लोथ्स और फूड ग्रेन्स जो हैं वो हम देने जा रहे हैं किसी ज़रूरतमंद जगह पे, तो हम इसलिए उनके साथ चल दिए थे। हमें नहीं पता कि वो आर्म्स जो हैं वो स्मगल कर रहे हैं। पीटर ने बोल दिया कि आई हैव नो आइडिया, जितना भी मेरे को सिर्फ बोला गया था, मैं सिर्फ डीलिंग करता हूँ आर्म्स की। यहाँ क्यों आए हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें किम डेवी से। किम डेवी हमारे फरार चल रहे थे, 2007 में ट्रेस हुए। 2008 में हमने ट्राई किया कि एक्स्ट्राडिशन इसका हो जाए और हम इसको यहाँ ला के जो है कन्विक्ट कर पाए। और इन्होंने जो है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही डेनमार्क के कोर्ट में जो है केस डाल दिया कि मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्यों, किस ग्राउंड पे? कि वहां पे पीटर जो है सेम केस में जो है एलिजेड है, वो उन पे एक्यूजेशन है सेम। उनकी जो है वहां पे बहुत दयनीय सिचुएशन है और उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है जेल में, तो मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। और वहां की कोर्ट ने जो है इनका जो भी ये अपील इन्होंने की थी उसको विदहेल्ड किया, उसको मानना, और जो है इनको बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, आपका जो है एक्स्ट्राडिक्शन नहीं होएगा। अब ये वहां से आते हैं 2011 में। 2011 में अप्रैल में ये देते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि भैया इंडियन गवर्नमेंट रॉ एंड MI6 MI5 इन सबको पता था इन हथियारों के बारे में कि ये हथियार पुरुलिया में जो है वो मंगाए जा रहे हैं। अब ये बहुत ही सनसनीखेज एक इंटरव्यू इन्होंने दिया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो पता है, रॉ को भी पता है, MI5 को भी पता है, ये क्या बकवास कर रहा है। सीबीआई ने जो है, क्योंकि केस सीबीआई को सौंप दिया गया था, सीबीआई जो है बोलती है 2011 में ही कि ये सब जो कर रहा है ये कर रहा है बकवास। सीबीआई ने जितना भी इसने बोला, सारे जितने भी एलिगेशंस थे उनको नकार दिया, डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको ला हम सकते नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया कि कलकत्ता में जो पीटर ब्लीच है उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है, मैं तो वहां पे नहीं जाऊंगा। फिर हमने थोड़ा ट्राई किया था, गवर्नमेंट ने बोला था, डेनमार्क गवर्नमेंट ने, कि ठीक है आप इसको जो है डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, हम ट्राई कर सकते हैं इसको वहां पे भेजने का, एक्स्ट्राडिशन का, लेकिन वहां की कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये जो इसने यहाँ पे बोला कि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था, रो को भी पता था और MI5 को भी पता था, तो ये एक बहुत ऐसा मुद्दा निकल के आया कि इसकी तो डेप्थ में जाना है। सबको लगा कि ऐसे कैसे, और ये पॉसिबल हो भी सकता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो गया कि रडार सिस्टम इंडिया का जो है काम ही नहीं किया। अथॉरिटीज को, इंटरनल सिक्योरिटी पर्सनल्स को पता ही नहीं लगा कि एक एयरक्राफ्ट जो है इंडियन टेरिटरी में एंटर किया है और उसने आर्म ड्रॉप किए हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो इससे पूछा गया कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, क्यों ही किया होगा, तुमसे हथियार मंगाए हैं तो कुछ तो रीजन रहा होगा। तो ये वहां पे बोलता है कि हाँ रीजन है ना, ये है आनंद मार्गेज। आनंद मार्गेज ये एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में मेनली, जहाँ पे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इन्होंने वेपन ड्रॉप किए थे, वहीं पे इसका जो है हेडक्वार्टर था। तो इन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जो है
इस आनंद मार्गिस के साथ मिलके वहां की वेस्ट बंगाल की देन गवर्नमेंट जो है उसको उखाड़ के फेंकना चाह रही थी। तो बेसिकली ये जो हथियार थे ये आनंद मार्गिस के लिए थे। और बात ये भी आई कि जो किम था, किम डेवी, वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। काफी टाइम से वो इससे जुड़ा हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1995 में बनाई गई थी। एक बार इसको 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे जो है इसको बैन कर दिया गया था, बट फिर से ये फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई थी इसकी। हम बात कर रहे हैं 1995 की। तो किम डेवी बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हथियार जो हैं वो प्रोवाइड कराए थे। बोला ये जाता है कि सीएम जो उस टाइम पे थे हमारे ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के, उनका और इस ऑर्गेनाइजेशन का 36 का आंकड़ा था। ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी प्रभात रंजन सरकार के द्वारा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला ये जा रहा है कि ज्योति बसु और इनका मतलब इनकी बनती नहीं थी, ये इनके अगेंस्ट थे। इनको सपोर्ट कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव की सरकार जो है इनको सपोर्ट कर रही थी। और बासु जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कतई खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था ये तंत्र मंत्र में इंडल्स्ड है और बहुत सारे जो हैं ह्यूमन स्केलेटन और बच्चों की बलि वगैरह जो हैं ये लोग देते हैं। तो ये चाहते थे इनको खत्म करना। और किम डेवी के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके थ्रू इनकी जो गवर्नमेंट है उसको खत्म करना, ताकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकें और अपने हिसाब से चला सकें। प्रेसिडेंट रूल आपका लगता है आर्टिकल नंबर 356 के अंडर। ये बताया किम डेवी ने कि इसीलिए जो है ये हथियार जो है मंगाए गए थे। ये हैं किम डेवी साहब। तो हमने बहुत बार ट्राई किया इसको यहाँ पे लेके आने का, एक्स्ट्राडिशन इसका जो है ट्राई किया गया डेनिस गवर्नमेंट के साथ मिलके, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। फिर इन्होंने बताया कि मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि जिस दिन मैं मुंबई से भागा था ना, मुंबई से मैं जिस दिन भागा था उस दिन मैं था पुणे में, और पुणे में ये हैं पप्पू यादव। ये बोल रहे हैं कि पुणे में मैं भाग के गया था और पप्पू यादव से मैं मिला था। पप्पू यादव भी सीपीआई के अगेंस्ट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम, ही वाज एमपी एट दैट टाइम। तो ये बोल रहा है कि ये सब मेरे समर्थन में थे, इन सबको पता था। सीपीआई की जो गवर्नमेंट थी ज्योति बसु को, उसको हटाने के लिए ये सब किया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठे, क्योंकि सीबीआई ने जो है जो भी इसने बोला, किम डेवी ने जो भी बोला, सीबीआई ने बोला ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2011 में जो है, जून 2011 में जो है डेनिस के कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम इसको एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे। उसके बाद सीबीआई को बोला जाता है कि बताओ आपको क्या मिला इन्वेस्टिगेशन में, अगर आप मना कर रहे हो कि जो भी किम डेवी बोल रहा है वो सब गलत है, तो आपको क्या मिला है। अब सीबीआई की थियोरी ये है कि वेस्ट बंगाल में ही क्यों, क्योंकि इसने तो बोल दिया कि वहां पे आनंद मार्गिस थे और सीपीआई की गवर्नमेंट को हटाना था, इसलिए वेस्ट बंगाल में ये सब हुआ। सीबीआई बोलती है कि नहीं। सीबीआई की एक थ्योरी आती है, सीबीआई बोलती है कि हमारे गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है इसमें, इसमें लेना देना है बांग्लादेश की गवर्नमेंट का। बांग्लादेश कहाँ से आ गया? वो बोल रहे हैं कि इनको ना एक्चुअली हथियार डालने तो बांग्लादेश में थे, लेकिन शायद जो है हुआ ये कि ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं कर पाए। ये देखिए आप, बांग्लादेश और
ये बोल रहे इनको डालना यहाँ पे थे ये हथियार, लेकिन यहाँ डाल दिए। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इनको ढंग से नहीं मिल पाए, इसीलिए ये हुआ है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए ईयू सर्टिफिकेट्स। ईयू सर्टिफिकेट्स ये क्या होते हैं? एंड यूजर सर्टिफिकेट्स। सीबीआई बोलती हैं ये हैं एंड यूजर सर्टिफिकेट, और इन पे साइन हो रखे हैं अली भुइया के। अली भुइया इज एक एमपी थे वो, ये हैं अली भुइया। तो बोलते हैं ये अली भुइया है, इनके जो हैं वो जो एंड यूजर सर्टिफिकेट है उन पे साइन है। ये जो है एमपी थे उस टाइम पे, रिटायर्ड मेजर जनरल थे। तो ये बोलते हैं इनकी कैपेसिटी आर्म्ड फोर्स डिवीजन ऑफिसर के पीएसओ, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के कैपेसिटी में जो है इनके साइन है उन सर्टिफिकेट्स पे। एंड यूजर सर्टिफिकेट क्या है कि इन्होंने जो है हथियार मंगाए थे, और इनके हिसाब से ये जो हथियार हैं ये इनको यूज करने वाले हैं, कहीं और जो ये नहीं बेचेंगे। एंड यूजर की यही इसका जो है यूज करने वाले हैं। और ये थे एमपी। वहां पे सरकार कौन, पीएम कौन थी वहां पे पीएम थी खालिदा जिया उस टाइम पे। तो सीबीआई की थियरी ये आती है कि ये बांग्लादेश में जाने वाले थे, और मतलब लेकिन हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन की गलती रही हो, तो वो जो है यहाँ पे गिर गए हों। और जो ये सर्टिफिकेट हैं ये जो है कहाँ से लिए गए? ये ब्रिटिश पुलिस ने और सीबीआई ने, दोनों ने मिलके जो है ये सर्टिफिकेट जो है ढूंढने का ट्राई किया था। पीटर ब्लेज जो है ना, उसकी जो कंपनी है उसकी जो प्रॉपर्टी पे वहां पे छापेमारी की, और वहां से जो है उनको ये सर्टिफिकेट्स मिले। और ये बोलते हैं कि पुरुलिया में नहीं, पुरुलिया को जो उन्होंने राजेंद्र कैंटोनमेंट एरिया जो है राजेंद्रपुर समझ लिया था। उनको जाना तो राजेंद्रपुर था, लेकिन वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया ये पुरुलिया के अंदर। लेकिन इससे जो है वो चीजें तो खत्म नहीं हो जाती कि भैया आपको पता कैसे नहीं लगा, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, है ना? वो सब तो अब है ही, लेकिन उन सब सवालों के जवाब है नहीं, ये सिर्फ थ्योरीज हैं जो कि यहाँ पे लाई गई हैं। पीटर ब्लीच जो है, पीटर ब्लीच जो कि 2004 में जो है रिलीज कर दिया गया था, दिस गाय ये MI5 का एक्स ऑपरेटिव था, एक एजेंट था ये। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये शायद CIA के लिए जो है काम कर रहा था। और CIA जो है, CIA वर्सेस जो है रसिया चल रहा था कोल्ड वार में। ये अपना कम्युनिज्म फैला रहे थे, अपना कैपिटलिज्म फैला रहे थे। तो CPI जो है इंडिया में वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऑफ कोर्स ये रसिया को फॉलो कर रही थी। तो CIA ने रसिया को हार्म करने के लिए CPI जो है उसको, उस CPI लीड जो पार्टी गवर्नमेंट रूल कर रही थी वेस्ट बंगाल में, उसको खत्म करने के लिए जो है ये वेपन्स यहाँ पे भेजे थे। एक थ्योरी ये भी आती है कि इसमें जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका भी हाथ है। तो ये सब थी थ्योरीज, लेकिन आज तक इनके सवालों के जवाब मिले नहीं है, बस थ्योरीज हैं, किसी ने कोई ऐसा कॉन्क्रीट जवाब दिया नहीं है। ये हमने बहुत बार ट्राई किया है किम डेवी को वापस लेके आने के लिए। इंडियन और डेनिश गवर्नमेंट के बीच में बहुत बार जो है
समझौते होते रहते हैं, उसको वापस लाने के लिए हम ट्राई करते रहते हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर केस के बारे में जो है 2014 में जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, डेनिश डॉक्यूमेंट्री है, द आर्म्स ड्रॉप्स। इस डॉक्यूमेंट्री में इस पर्टिकुलर केस के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये हैं चंदन नंदी, ये एक ऑथर हैं और एडिटर भी हैं। इन्होंने एक बुक लिखी मार्च 2015 में, द नाइट इट रेन्ड गन्स, कि एक रात जिस दिन गोलियों की गन्स की बारिश हुई, AK-47 and all that, unraveling the पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग कॉन्स्पिरेसी। तो इन्होंने ये बुक लिखी। इसके अलावा जो है सेम केस के ऊपर एक बैंग्ड अप अब्रोड करके जो है एक ब्रिटिश सीरीज है, इसमें अभी आपको पुरुलिया का जो आर्म ड्रॉप केस है उसके बारे में देखने को मिल जाता है। सीजन 13 के एपिसोड 4 में इस पर्टिकुलर केस के बारे में जो है दिखा रखा है। अब ये था पूरा केस की जानकारी। अब कंट्रोवर्सीज हैं इसको लेके और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं कि हाउ डिड ए फॉरेन एयरक्राफ्ट एंटर इंडियन एयर स्पेस अननोटिस्ड। भैया रडार सिस्टम को बोला गया कि रडार सिस्टम मेंटेनेंस पे था, मेंटेनेंस चल रही थी रडार सिस्टम की, ये जवाब आया है ऑफिशियल्स की तरफ से। तो क्या रडार सिस्टम मेंटेनेंस पे ऐसे होते हैं? चलो ये तो आर्म ड्रॉप करने के लिए आया था, आर्म ड्रॉप की ओर निकल गया। क्या कोई एनिमी कंट्री आप पे हमला करके चला जाए, आपको तहस नहस कर दे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये कौन सी मेंटेनेंस होती है रडार सिस्टम की? क्या ही बेतुका जवाब है ये। इसके अलावा इस ऑपरेशन को फंड किसने किया था? बुल्गारिया से ये जो है एयरक्राफ्ट चल के आया था, बुल्गारिया से। लैटविया का जो है वो क्रू था, पीटर ब्लीच था जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन था। इसके अलावा किम डेवी था, किम डेवी एक डेनिश सिटीजन है। तो एग्जैक्टली इतने सारे आर्म्ड जो जो वेपन्स है इतने सारे, उनको फंड किसने किया? इतने करोड़ रुपए किसने दिए होंगे? नोबडी नोज। Why was no political accountability fixed? कोई भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई, किसी ने भी इसका जो है फेलियर अपने सिर नहीं ले गया। Was the full truth ever revealed to the public? No, it hasn't. Nobody knows the answer till date. It's been 30 years. Why was पुरुलिया chosen? पुरुलिया को ही क्यों चूज किया गया था? हालांकि सीबीआई की अपनी थियोरी आई है लेकिन कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। Why did इंटेलिजेंस एजेंसी फेल और स्टे साइलेंट? फेल कि उनको पता ही नहीं लगा, या फिर वो उन्होंने अनदेखा किया, देख के भी कि हाँ एक फॉरेन एयरक्राफ्ट की एंट्री हो रही है और फिर वो चुप रहे, देख के अनदेखा किया। Why were international links never pursued? कि भैया आपको डेनिस का एक इंसान मिल रहा है, आपको ब्रिटिश एजेंट आपको एक मिल रहा है, इतने सारे लिंक जो हैं, बुल्गारिया से लिंक है, लेटविया से जो है वो आपकी क्रू है, तो इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो लिंक्स बन के आ रहे थे उनको परसू ही नहीं किया गया, उन पे इन्वेस्टिगेशन बिठा ही नहीं गई। क्यों? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, was the operation meant to fail or it was meant to send a message? क्योंकि उन हथियारों को उठाने कोई नहीं आया, गांव वालों ने उठाए वो हथियार। तो क्या ये एक फेल्ड ऑपरेशन था? अगर ये किसी मिलिटेंट के लिए, मिलिटेंट ग्रुप के लिए थे, अगर वो अनरेस्ट फैलाना चाह रहा था, कोई अनस्टेबिलिटी अगर फैलाना चाह रहा था कोई,
तो किसी के लिए तो आए होंगे ना हथियार। Nobody claimed, no militant group claimed for those weapons. तो ये क्या ये फेल्ड एक ऑपरेशन था, जहां तक पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, या फिर ये कोई एक मैसेज भेजा गया था? Nobody knows. So yeah, this is it. Thank you so much for this discussion, for being here. Okay, tata, bye bye, good night.